सर हमारा ना एक क्वेश्चन है कि मनी के हम्म। डिसीजंस लॉजिकल होते हैं कि इमोशनल। क्योंकि मनी एक बहुत डियर चीज है हमारे लिए, तो इमोशंस तो इन्वॉल्व होते ही हैं। और राइट। क्योंकि इट्स अ हार्ड अर्न मनी, तो हम्म। लॉजिक और रैशनैलिटी तो प्ले करता है। ये मतलब वी कैन नॉट स्पेंड इट लाइक दिस। एक प्रैक्टिकल हम्म। थिंकिंग जरूरत होती ही है उसके लिए। तो आप क्या बोलेंगे राइट। सर? मैं बचपन में जिस मोहल्ले में रहता था वो शहर का पुराना मोहल्ला था मुक्ता जी। और तंग गलियों का मोहल्ला था। और पत्थरों के मकान होते थे। और उन मोहल्लों में जो पत्थरों के पुराने मकान हुआ करते थे, जिस मकान में कोई रहता नहीं है, वहाँ चूहे बहुत रहते थे। तो मैं अमूमन देखता था कि चूहा जब बाहर निकलता था बिल से तो बहुत घबराते हुए निकलता था। 10 बार देखता था आजू बाजू, उसके बाद बिल से बाहर निकलता था। बड़े होने पर मुझे ये बात समझ में आई। हम होमोसेपियंस हैं। हम 3 लाख साल से दुनिया में रह रहे हैं। पर इन 3 लाख सालों में केवल 8 हजार साल पहले ही हमने खेती करना सीखा। और जब तक हम खेती करना नहीं जानते थे, हम जंगलों में रहते थे, हम खाना बदोश थे। वी वर हंटर्स एंड गैदरर्स। राइट, वी वर वेंडरर्स। वी नेवर यूज टू स्टे एट वन प्लेस। तो ना गांव होते थे, शहर की तो कल्पना भी नहीं होती थी। जब आप जंगल में रहते हैं ना, तो आपकी कमाई क्या है? आपकी इनकम क्या है? आपकी इनकम है भोजन की तलाश। और जब आप जंगल में रहते हैं तो कभी भी किसी का शिकार हो सकते हैं। वो चूहा क्यों डरता है? क्योंकि चूहा बिल से बाहर निकलेगा तो बिल्ली या कुत्ता उसको पकड़ के मार सकता है। जिस तरह से चूहा डरता है, उसी तरह से हम भी डरते थे जब हम जंगलों में रहते वक्त अपने गुफा या कंदरा से भोजन की तलाश में बाहर निकलते थे। जंगलों में रहते हुए व्यक्ति को भोजन तलाश करना ही उसकी इनकम है। वो ऑफिस जाने जैसा है। अब आप ऑफिस जाती हैं तो डरती नहीं हैं। लेकिन जब आप जंगल में रहते थे तो अपने गुफा या कंदरा से बाहर निकल के जब अपने भोजन को तलाश करते थे तो आपको डर लगता था कि आपका कोई शिकार कर लेगा, कोई जंगली जानवर आके आपको मार देगा। इसका मतलब क्या हुआ? वो भोजन है जिसको आप प्राप्त करने के लिए अपनी गुफा से निकले हैं, उसको प्राप्त करने के लिए आपको अपने प्राणों को खतरे में डालना पड़ता है। और ये हमने 2,90,000 सालों तक सीखा है। जब आप कमाई करने अपने घर से बाहर निकलते हैं तो अपनी जान को खतरे में डालते हैं। वो जो खाना आप लेके आए हैं, वो जो भोजन आपको लेके आए हैं, उसके लिए आपने अपनी जान को खतरे में डाला है। हमने ये 3.25 लाख सालों से सीखा है। इसलिए हम अपनी कमाई को, हम जो कमाई करते हैं उतना ही प्यार करते हैं जितनी अपनी जान को प्यार करते हैं। क्योंकि हमने क्या सीखा है, इसको प्राप्त करने में हम अपने प्राणों को संकट में डालते हैं। मॉडर्न लाइफ में हमने इसको कैसे समझा? आजकल न्यूरोलॉजिस्ट एमआरआई मशीन का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने शोध किया, उन्होंने क्या देखा कि जब आपकी जान पे खतरा आने पर आपका मस्तिष्क क्या करता है कि सारी की सारी सोच को बंद कर देता है, उस खतरे से कैसे बचा जाए उसके बारे में विचार करता है। तो दिमाग का जो हिस्सा जान के खतरे का विश्लेषण करता है, उसका एनालिसिस करता है, हमारे दिमाग का वही हिस्सा इन्वेस्टमेंट में या पैसे में नुकसान का विश्लेषण करता है। ये क्या साबित करता है? हम अपने पैसे को उतना ही प्यार करते हैं जितना अपनी जान को प्यार करते हैं। तो अब आप ही बताइए कि जब भी पैसे की बात आएगी, आप इमोशनल होंगे कि लॉजिकल होंगे? इमोशनल। बिल्कुल। बाप बड़ा ना भैया, इनफैक्ट सबसे बड़ा। सबसे बड़ा रुपया। राइट। इस पैसे से हमें बहुत मोहब्बत है, क्योंकि इस पैसे को प्राप्त करने के लिए हम जान खतरे में डालते हैं। ये हमारे दिमाग में घुसा हुआ है, इसको बाहर निकालना जरूरी है। पर ये आसान नहीं है, क्योंकि लाखों सालों से हमने जो बात सीखी है उसको निकलने में कुछ 100 साल तो लगेंगे। तो सर एक बात बताएं, जैसे आजकल इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमको, हम्म। हर स्कीम का डेटा, पास्ट परफॉर्मेंस, हमारे फंड मैनेजर क्या स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, सब कुछ पता चल जाता है। तो राइट। एक ये सवाल उठता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन यूज करके हम खुद ही क्यों ना अपना इन्वेस्टमेंट कर लें। एक डिस्ट्रीब्यूटर हम्म। का या एक फाइनेंशियल एडवाइजर का इसमें क्या रोल है? जो काम हम खुद ही कर सकते हैं तो हम उनको करने के लिए क्यों सौंपें? मुझे सबसे अच्छा ग्रंथ महाभारत लगता है। जिसने महाभारत पढ़ लिया वो जीवन के संघर्ष को समझ गया। राइट, बड़ा खूबसूरत है। और महाभारत में एक स्थान पर एक और नया ग्रंथ है, जो कि एक छोटा सा ग्रंथ है जो लिखा गया महाभारत के बीच में, जिसको गीता कहा जाता है। राइट। हम अपने जीवन में राम के जैसा परिवार चाहते हैं जहां हर कोई हर किसी से प्यार करता है। राम का आप जीवन देखिए, उनके जीवन में अगर सर्वोपरि कोई चीज थी तो वह है प्रेम और धैर्य। ठीक है। तो हम वैसा ही जीवन जीना चाहते हैं जैसा राम का परिवार है। हम वैसा जीवन नहीं चाहते हैं, हम वैसा परिवार नहीं चाहते हैं जैसा कि महाभारत में दिखाया गया है। राइट। तो आपका जीवन महाभारत है, जहां संघर्ष है, जहां ईर्ष्या है, जहां वैर है, जहां धोखा है, सब कुछ वैसा है। अब उस जीवन से रामायण के जीवन को प्राप्त करने का तरीका गीता है। बहुत सिंपल सा ये एक कॉन्सेप्ट है जिस पे मैं बात कर रहा हूं। तो आज मैं आपसे महाभारत पे बहुत बात करूंगा। राइट।
तो आपका सवाल ये था कि हमें क्या जरूरत है ना? इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो मैं स्वयं ही क्यों नहीं कर सकता हूं? एक बात बताइए, गुरु द्रोण का सबसे काबिल शिष्य कौन था? अर्जुन। अर्जुन। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था? अर्जुन। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन था? अर्जुन। तो अर्जुन को कुछ सीखने की जरूरत है क्या? वो तो युद्ध कला के में निपुण है, वो युद्ध के बारे में सब कुछ जानता है। तो फिर उसको कृष्ण की जरूरत क्यों है युद्ध जीतने के लिए? वो खुद भी जीत सकता है ना। मजेदार बात क्या है, आप इस बात को समझिए, भविष्य में क्या होगा हम नहीं जानते हैं, किस तरह की चुनौती हमारे सामने आएगी हम नहीं जानते हैं। द्रोण ने धनुष चलाना तो अर्जुन को सिखाया, द्रोण ने दुश्मन को मारना तो अर्जुन को सिखाया, पर द्रोण ने यह कल्पना थोड़ी की थी कि अर्जुन को एक जीवन में ऐसा पल आएगा जब अपने दादा की छाती में ही तीर मारना होगा। ये तो नहीं सिखाया था। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि अपने ही गुरु के प्राण लेने होंगे। द्रोण ने क्या कल्पना की होगी कि जिस शिष्य को मैं सर्वश्रेष्ठ बना रहा हूं वो मेरी ही हत्या करेगा, मेरा वध करेगा? ये तो नहीं सोचा था ना। ना अर्जुन ने सोचा था, ना द्रोण ने सोचा था। क्या अर्जुन ने कहीं कभी ये सीखा था कि उसको अपने भाइयों को ही मारना होगा? बिल्कुल नहीं। हम नहीं जानते कि भविष्य के गर्भ में क्या है। इसलिए मुक्ता जी, आप देखिए, जब आप घर से निकल के ऑफिस जाती हैं, अपने कार को खुद ड्राइव करती हैं। आप जयपुर से निकल के अजमेर जाएंगी तो हो सकता है आप अपने कार को खुद ड्राइव करेंगी, लेकिन अगर आप अपने घर से निकल के चेन्नई कार से जाएंगी तो उसको आप ऑफिस जाना नहीं कहते, उसको आप एडवेंचर कहते हैं। एडवेंचर का मतलब खतरों का सामना करना। तो जब आप निवेश करते हैं, आप एडवेंचर करना चाहते हैं कि कामयाब होना चाहते हैं? जब आप चेन्नई जाती हैं तो एक एक्सपर्ट को ड्राइवर को लेके जाती है ताकि आप निश्चिंत होकर बैठ सकें, क्योंकि आप जानती हैं चेन्नई के रास्ते में क्या क्या कठिनाइयां आएंगी आपको मालूम नहीं है। आप उन कठिनाइयों से स्वयं को सुरक्षित करना चाहती हैं, आप थकाव से अपने आप को सुरक्षित करना चाहती हैं, आप चुनौतियों से अपने आप को बचाना चाहती हैं। आप एक एक्सपर्ट की सलाह लेती हैं और लंबी दूरी की जब यात्रा करती हैं तो स्वयं वाहन को नहीं चलाती हैं, और जब स्वयं चलाती हैं तो उसे एडवेंचर कहती हैं। इन्वेस्टमेंट एक बहुत लंबी यात्रा है, ये बिना साथी के नहीं होता है। जब आप पड़ोस के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, ईश्वर के दर्शन करने के लिए जाते हैं, उसको दर्शन कहते हैं। लेकिन जब आप केदार जाते हैं, पैदल जाते हैं, तो उसको तीर्थ कहते हैं। तीर्थ में जाके भी आप महादेव का ही दर्शन कर रहे हैं, अपने पड़ोस के मंदिर में भी आप महादेव का ही दर्शन कर रहे हैं। पर जब आप केदारनाथ जाते हैं उसको दर्शन नहीं कहते, उसको तीर्थ कहते हैं। और तीर्थ आप कभी अकेले नहीं करते हैं, साथी के साथ करते हैं। निवेश की यात्रा तीर्थ यात्रा है, आपके साथ में आपका सलाहकार होना चाहिए। तो सर, समरी में हम ये कह सकते हैं कि अगर आप अपने आप को इतना काबिल मानते हैं कि आप में नॉलेज, टाइम, स्किल है, आप क्राइसिस के समय अपने इमोशंस को मैनेज करके आप एक रैशनल डिसीजन ले सकते हो, तो आप ये काम स्वयं कर सकते हो। लेकिन अगर ये सारी चीजें आप में लैकिंग है तो आपको एक प्रोफेशनल की जरूरत है। इस बात को समझते हैं हर एक को। साइकोलॉजी में एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। हर एक को ओवर कॉन्फिडेंस होता है स्वयं की क्षमताओं में। अगर आप अपने बाहर एक शोध करें, चौराहे पे, सबसे बिजी चौराहे पे जाके खड़े हों और हर वाहन को रोकें और ड्राइवर से पूछें, एक बात बताइए भैया, आप एवरेज ड्राइवर हैं, अच्छे ड्राइवर हैं कि बिलो एवरेज ड्राइवर हैं? एक भी व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि मैं बिलो एवरेज ड्राइवर हूं। 10% बोलेंगे मैं एवरेज ड्राइवर हूं, 90% बोलेंगे मैं तो अबो एवरेज ड्राइवर हूं। तो फिर एवरेज किसे कहते हैं? हम में से कोई नहीं जानता है कि हमारी सीमाएं क्या हैं। ना हम सीमाओं को जानना चाहते हैं, ना उस पर शोध करना चाहते हैं। इनफैक्ट वो अच्छा इन्वेस्टर है जो ये मानता है कि वो इकोनॉमी के बारे में नहीं जानता है। वो अच्छा इन्वेस्टर है जो ये मानता है कि वो बाजार के बारे में सब कुछ नहीं जानता है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप सब कुछ नहीं जानते हैं, तब जाके आप अच्छे निवेशक बनते हैं। खैर, ये एक एक दूसरी बात है, लेकिन खास बात जो मैं आपके साथ में करना चाहता हूं, आइए उस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। और मैं लौट के उस बात की तरफ भी आऊंगा जो आपने इंफॉर्मेशन की बात कही थी। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारी सबसे बड़ी समस्या मुक्ता जी ज्ञान नहीं है, हमारी भावनाएं हैं। और पैसे के प्रति तो हमारी भावनाएं प्रेम से लदी हुई हैं। मैं एक बहुत मजेदार चीज आपको बताता हूं। अमेरिका में जब कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है, शिक्षा प्राप्त करके डॉक्टर बन के बाहर निकलता है, तो उसको एक कोड ऑफ एथिक्स, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के कोड ऑफ एथिक्स पे दस्तखत करके एक ओथ लेनी पड़ती है। और उस कोड ऑफ एथिक्स में उसको कुछ हिदायतें दी गई हैं। अब जानती है उसमें एक बड़ी मजेदार हिदायत है। वो हिदायत क्या है कि आप अपने बच्चे का इलाज स्वयं नहीं करेंगे। आप चाहे शहर के सबसे अच्छे सर्जन क्यों ना हो, आप सर्जरी में निपुण हैं,
आपको जो रिकॉर्ड है वो 100% रिकॉर्ड है। लेकिन जब आप सर्जरी करते हैं, आपके सामने जो पेशेंट है ना, वो पेशेंट है, आपके सामने जो है वो सब्जेक्ट है। और उस पेशेंट को सब्जेक्ट मान के आप उसकी छाती को चीरते हैं और उस दिल की शल्य क्रिया ऑपरेशन करते हैं। लेकिन ईश्वर न करे एक डॉक्टर के सामने पेशेंट की जगह बेटा लेटा हुआ हो तो उसके हाथ कांपेंगे। क्यों? क्योंकि उसको वो पेशेंट मानेगा ही नहीं, उसको सब्जेक्ट मानेगा ही नहीं, वो उसको अपना बेटा समझेगा। और जब अपने बेटे की छाती को चीरेगा तो हाथ कांपेंगे कि नहीं? उसको डर लगेगा कि नहीं? अपने बच्चे बच्चे के रक्त को देख के वो दुखी हो जाएगा कि नहीं? और वो अपने ज्ञान को भूल जाएगा। बस हमें ये बात समझनी है। जब आप स्वयं के पैसे को बाजार में निवेश करते हैं तो बाजार ऊपर नीचे होता है। और जब बाजार ऊपर नीचे होता है तो आप भी ऊपर नीचे होते हैं, आप में संभाव नहीं होता है। अर्जुन को कृष्ण ने क्या सिखाया? संभाव। संभाव मतलब संत भाव, एक जैसा भाव। तू जिस पे तीर मार रहा है वो तेरा दादा नहीं है, वो अधर्मी व्यक्ति है जो धर्म का शत्रु है। राइट? तो अर्जुन को फिर नजर आ गया कि मेरे सामने जो है वो मेरे दादाजी नहीं है, मेरे सामने जो है वो मेरे गुरु नहीं है। उसने समभाव को प्राप्त किया। तो बाजार की कैसी भी स्थिति में आप अपने आप को शांत रख सकें और समभाव के साथ निर्णय ले सकें, इसके लिए आपको सलाहकार की जरूरत है। सलाहकार की जरूरत आपको इसके लिए नहीं है कि इंफॉर्मेशन क्या आ रही है, उस इंफॉर्मेशन के आधार पर अच्छा निवेश किया है। एक दूसरा, हम कभी भी एक जैसे रह ही नहीं सकते। मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूं। मेरे बचपन में बहुत ज्यादा कानून कायदों का पालन नहीं होता था। तो तरह तरह के लोग आते थे हमारे हमारे गली में जो हमारा एंटरटेनमेंट करते थे। टीवी नहीं हुआ करती थी, मोबाइल नहीं हुआ करता था, टीवी तो बहुत बाद में आया। तो हम हमारा एंटरटेनमेंट मनोरंजन कौन करता था? आप यकीन नहीं करेंगे, आज के लोग सुनेंगे तो हमारी बात को मानेंगे नहीं। मेरी गली में एक बंदर वाला आता था, मेरी गली में सपेरा वाला आता था, मेरी गली में भालू को नचाने वाला आया करता था, मेरी गली में सांप नेवले की लड़ाई दिखाने वाला आया करता था, मेरी गली के अंदर मैजिशियन जमूरा वाला आया करता था, और मेरी गली में एक और व्यक्ति आता था जिसको हम नट कहते थे। वो नट क्या करता था? वो तरह तरह के करतब दिखाता था। तो कभी कभी क्या होता था कि उस वक्त लोगों की आमदनी बहुत कम होती थी, इनको पैसा भी कम मिलता था। नट क्या करते थी? एक लंबी बांस को दो तरफ बांधते थे और बांस के बीच में रस्सी को बांधते थे, और उस रस्सी के ऊपर बैलेंसिंग करते हुए पैदल चलते थे। आप नहीं चल पाएंगे, आप गिर जाएंगे। एक रस्सी, एक पतली सी रस्सी पे आप चल रहे हैं, एक छोर से दूसरे छोर आप चल के जा रहे हैं। तो वो जो जिम्नास्ट है जिसको हम नट कहते थे, वो इस करतब को दिखा के पैसे मांगता था। कभी कभी उसको वो पैसे नहीं मिलते थे जिसकी अपेक्षा करके वो ये काम करता था। तो एक बहुत वाहियात काम करता था। मुझे आश्चर्य है कि सरकार भी इस पे रोक नहीं लगाती थी। मुक्ता जी, वो क्या करता था? आज मुझे क्रोध आता है कि मैं कैसे ऐसा मनोरंजन देख सकता हूं। वो अपने 5 साल के बच्चे को कंधे पे बिठा लेता था। बच्चे के प्रति आप में सहानुभूति होती है, बच्चे के प्रति आप में प्रेम होता है। और जब वो अपने बच्चे को कंधे पे बैठा के रस्सी को पार करता था तो लोग स्तब्ध होकर देखते थे और राम राम करते थे कि कहीं ये बच्चा गिर नहीं जाए। बच्चा अगर गिर गया उस ऊंचाई से तो मर जाएगा। वो ऐसा क्यों करता था? बस लोगों की इसी भावना को बेचने के लिए वो ऐसा करता था। और जब वो ऐसा कर लेता था तो उसको ज्यादा पैसे मिलते थे क्योंकि उसने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला। अब कल्पना करें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात क्या है इसके अंदर, बड़ी दुखदाई बात है, पर इसमें जो हमें शिक्षा लेनी है वो क्या है। कल्पना करें कि वो व्यक्ति जिसने अपने बच्चे को लेके कंधे पे बैठा के एक छोर से दूसरे छोर पे आया आया, वो अपनी इस कर्तव्य को पूरा कर लेता है। लोग तालियां बजाते हैं और उसको पैसा देते हैं, और लोगों से पूछता है, आपने अभी अभी देखा कि मैंने अपने 5 साल के बच्चे को कंधे पे बिठाया और आपके सामने एक कर्तव्य किया कि पतली से रस्सी पर चल के आया। ये मैं आपको दोबारा करके दिखाना चाहता हूं, क्या मैं ये कर सकता हूं? क्या मेरे को ये काम करने की काबिलियत है? क्या मेरे में ये हुनर है कि मैं ये कर्तव्य कर सकता हूं? मुक्ता जी बताएं, आप क्या जवाब देंगे? कर सकता है कि नहीं कर सकता है वो ये काम? कर सकता है। अब ये हाँ, क्यों, आपको क्यों आप क्यों मानती है कि कर सकता है वो? क्योंकि अभी उसने करके दिखाया। अभी उसने करके दिखाया तो आपको यकीन है, आपको विश्वास है कि वो ये कर सकता है। ठीक जैसे ही आप ये कहती हैं कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तुम इस छोर से उस छोर अपने बच्चे को कंधे पे बैठा के पार कर सकते हो, मुझे यकीन है कि तुम कर सकते हो, वो अपने बच्चे को कंधे से उतारता है और आपसे कहता है अपना बच्चा दीजिए। अब आपको यकीन है कि नहीं है? नहीं, डर आ जाएगा। देखा आपने, पल भर में आपका यकायक आपका यकीन गायब हो गया। तो जब भी आप निवेश करते हैं आपको यकीन होता है पैसा बनेगा, पर जैसे ही बाजार गिरने लगता है आपका यकीन काफुर हो जाता है और आपको लगता है नहीं बनेगा। आप देख रही हैं इंसान कैसा है। इंसान पल में तोला पल में माशा। आप बदलते हैं,
इसलिए आपको सलाहकार की जरूरत है। इसलिए अर्जुन को कृष्ण की जरूरत थी। हमें ये मामूली सी बात समझनी है। आपका पहला करोड़ बनने में 15 साल लगेंगे। 15 करोड़ में कितनी चुनौतियां आपके सामने और ये चुनौतियां भावनात्मक होंगी। मजेदार और चिंतित करने वाली बात यह है कि ये भावनाओं को उद्वेलित करने वाली चुनौतियां होंगी, जिसमें आपको भावनात्मक निर्णय लेने, आपको फाइनेंशियल निर्णय नहीं लेने, आपको आर्थिक निर्णय नहीं लेना है। बहुत से लोग यात्रा नहीं कर पाते। मैं आपको प्रमाण देता हूं, मैंने 30 साल यहां पर काम किया है। मैं 1% से ज्यादा लोगों को नहीं जानता जिन्होंने 15 साल से ज्यादा निवेश को रखा। लोग 2 या 3 साल के अंदर हार मानते हैं और बाजार से बाहर आ जाते हैं, अपनी एसआईपी को रोक लेते हैं। 50% लोग पहले ही साल में अपने इक्विटी फंड को बंद कर देते हैं। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि उनके पास में अच्छा सलाहकार नहीं है जो उनकी भावनाओं को समभाव के साथ संभाल सकें। ये समभाव, ये संत भाव बहुत जरूरी है। इसलिए आपको साथी की जरूरत है। सर, मैं इसमें एक बात ऐड करूंगी कि हमको भी जिंदगी में ना ऐसा एक व्यक्ति चाहिए होता है जिससे हम सवाल कर सकें। क्योंकि बिल्कुल। अगर हम खुद से सवाल करेंगे तो बहुत टाइम उसका जवाब ऐसा होगा जो कि एक कन्वीनियंट होगा, प्लेजेंट होगा, जो हमें अच्छा लगेगा। अब वो हम्म। जवाब जो है वो सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कितना ही हम्म। अच्छा हो कि ऐसा एक व्यक्ति हो हमारे जीवन में जिससे हम सवाल कर सकें और उसके हम्म। व्यूज मिल सके और उसके बेसिस पे एक डिसीजन फ्रेम कर सकें। यही है जो हमें बात को ध्यान में रखना है। देखिए, इंसान को खुद नहीं मालूम इंसान के लिए एक निवेशक की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। मैं आपको बताता हूं आपका सबसे बड़ा खतरा क्या है। आपका सबसे बड़ा खतरा है कि आप स्वयं नहीं जानते हैं कि आप कल निर्णय क्या लेंगे। हम्म। अभी जो आप निर्णय ले रहे हैं वो आप जानते हैं, कल निर्णय क्या लेंगे आप नहीं जानते, क्योंकि आप तनाव में होते। एक दिन मैं ऑफिस जा रहा था, बहुत ध्यान से इस बात को समझने की जरूरत है, थोड़ा वक्त दीजिए मेरे को। एक दिन मैं ऑफिस जा रहा था, मैं लेट हो रहा था, देरी हो चुकी थी, मुझे लग रहा था कि बस अब मैं देर से पहुंचूंगा। उस वक्त जो मेरे बॉस थे उनको लेट आना बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे दिमाग में उनका चेहरा घूम रहा था कि जैसे ही मैं ऑफिस में पहुंचूंगा, उनकी चढ़ी हुई तैयारियां मुझे दिखाई देने लगी कि वो नाराज हो जाएंगे कि मैं देरी से आया हूं। इस बात से मेरे मन में तनाव हो गया। मैं फटाफट तैयार हुआ और घर से भागने लगा। मेरी वाइफ कहती है नाश्ता तैयार है, करके जाइए। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, मैं देरी हो चुकी है और मेरे बॉस बहुत नाराज होंगे। तो मेरी वाइफ नाराज हो गई, सुबह उठ के तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ और तुम हो कि नाश्ता करके नहीं जा रहे हो। अब अगर नाश्ता नहीं करता हूं तो वाइफ नाराज होती है, नाश्ता करता हूं तो बॉस नाराज होता है। इधर कुआं उधर खाई। अब वाइफ को भी नाराज करना कोई अच्छी बुद्धिमानी नहीं है। तो मैंने बीच का रास्ता अपनाया और उनसे कहा ठीक है जल्दी से टिफिन में पैक कर दो, मैं ऑफिस जाते ही नाश्ता कर लूंगा। वाइफ मेरी बात मान गई और टिफिन बनाने लगती हैं। टिफिन बनाने में कुछ तो वक्त लगेगा, 1-2 मिनट तो लगेंगे। उस वक्त मैं वहां खड़ा हो गया जहाँ डाइनिंग टेबल थी। डाइनिंग टेबल पे मेरा बच्चा दूध पी रहा था। उसकी उम्र थी महज 4 साल। और 4 साल के बच्चे नटखट होते हैं, ऊर्जा से भरे होते हैं। कुछ उसने कुछ ऐसी हरकत की कि उसका दूध का गिलास बिखर गया, गिर गया, और वो दूध फैल गया, बिखर गया। जैसे ही दूध गिरा उसके छींटे मेरी कमीज पे आ गए। अब उस मलिन कमीज के साथ, उस गंदी कमीज के साथ मैं ऑफिस नहीं जा सकता हूँ। अब मुझे कमीज को बदलना है, बदलने में वक्त लगेगा। मुझे मालूम चल गया कि आज मैं लेट हो गया और बॉस की डांट ने मेरे को चिंता में डाल दिया। जब आप चिंतित होते हैं तो तनावग्रस्त होते हैं। तनाव में मेरे मुंह से बहुत गुस्सा निकला और मैंने अपने 4 बच्चे के अभोग बालक को छोटी सी चपत लगा दी। पिता ने 4 साल के बच्चे की पिटाई कर दी। इस बात को देख के मेरी वाइफ बाहर आई किचन से और जोर से मेरे को डांटने लगी, शर्म नहीं आती है? 4 साल के अभोग बच्चे को आप चपत लगाते हो? कैसे आपने ये काम कर दिया? मैंने कहा मुझे खुद को समझ में नहीं आया, उस क्षण में मुझे गुस्सा आया और मैंने बच्चे को चपत लगा दी। ये पहला सीन है। इस बात को कहे हुए 3, 4, 6 महीने हो गए। 5, 6 महीने के बाद की बात है, मैं शाम का चाय पी रहा था। उसी डाइनिंग टेबल पे मेरा वही बच्चा जो 4, 4.5 साल का था बैठ के दूध पी रहा था। आज फिर उसके हाथ से दूध गिर गया। जैसे ही दूध गिरा वो सहम गया और अपनी चेयर से दूर चला गया कि पिताजी ने पिछली बार डांट मारी थी, आज तो जोर से पिटाई हो जाएगी। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि इसका दूध गिर गया है, ये भूखा रह जाएगा, इसके लिए अतिरिक्त दूध लेके आओ। वो बच्चा टुकुर टुकुर मुझको देख रहा है कि ये वही बाप है जिसने इस घटना के लिए उस दिन तो डांट मार दी थी और आज प्रेम से कह रहा है कि दूध लेके आओ। वो अभी भी डर रहा है। मैं उठ के उसके पास में जाता हूँ, सिर पे हाथ रखता हूँ और पत्नी से कहता हूँ इसके लिए दूध लेके आओ। मैंने कहा बेटा उस दिन मैं चिंता में था, तनाव में था, तो मेरे से गलती हो गई। अब आप देखिए इस सीन में क्या हो रहा है। एक्टर वही है, स्थान वही है, घटना वही है, सेम घटना है, पर मेरी प्रतिक्रिया अलग है। देख रहे हैं इंसान की कमजोरी।
मेरी प्रतिक्रिया मेरे दिमाग की मन स्थिति पर निर्भर करती है। अगर मैं तनाव पे हूं तो मेरी प्रतिक्रिया अलग होती है, अगर मैं शांत हूं तो मेरी प्रतिक्रिया अलग होती है। मैं हर निवेशक से पूछना चाहता हूं कि उनमें क्षमता है हमेशा शांत रहने की। अगर उनमें हमेशा शांत रहने की क्षमता है तो उनको सलाहकार की जरूरत नहीं है। पर अगर उन वो संभाव नहीं रखते हैं, उनके भाव ऊपर नीचे होते हैं, तो हर अर्जुन को कृष्ण की तलाश करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक हमारे व्यूअर्स को ये अब पता लगा होगा कि हाँ, एक सलाहकार और एक ऐसे व्यक्ति की आपको अपनी जिंदगी में जरूरत है, जो आपको हर बार एक डायरेक्शन दे, एक सही डायरेक्शन दे। ज्यादा ये जरूरत क्राइसिस के टाइम पड़ती है, क्योंकि वही क्राइसिस जब उतार चढ़ाव होते हैं तभी आप में वो कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। नहीं, क्राइसिस तो एक छोटा सा हिस्सा है मुक्ता जी। हाँ। यही तो बात हमें समझनी है। बहुत सिंपल सी बात कहता हूं मैं आपसे। दो शब्द हैं अंग्रेजी में, सिंपल एंड इजी। हिंदी में इनको बोलते हैं सरल और आसान। दुनिया में जिनको भी लगता है ना कि टीवी में बताते हैं कौन सा फंड अच्छा है, अखबारों में आता है कौन सा फंड अच्छा है, मैगजीन में आता है कौन सा फंड अच्छा है, रोजाना इंफॉर्मेशन मिल रही है, सूचनाएं मिल रही हैं मेरे पास, तो मैं तो जागरूक निवेशक हूं। मेरे पास हर तरह की सूचनाएं हैं और उन सूचनाओं के आधार पर मैं निवेश कर सकता हूं। निवेश करना बड़ा आसान है, बिल्कुल। बिल्कुल सरल है, इसमें कुछ भी जटिलता नहीं है। निवेश बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन इजी नहीं है मुक्ता जी। एक बात बताइए, पैदल चलना आसान है कि मुश्किल है? आसान है। आप पैदल चलना जानती हैं कि नहीं जानती हैं? जानते हैं। जानती हैं। एक सर्वे कीजिएगा कल अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, कितने लोग पैदल चलना जानते हैं? क्या कहेंगे आप? सभी सभी जानते हैं। जानते हैं ना? क्या सभी रोज वॉकिंग पे जाते हैं सुबह? नहीं। नहीं ना? तो दो बात समझिए, एक है काम को करने की चुनौती कितनी है, जटिल है कि आसान है। इन्वेस्टिंग इज इजी, इज सिंपल, इज सिंपल। पैदल चलना सिंपल है, पैदल चलना सरल है। हर कोई पैदल चलना जानता है, पर क्या हर कोई रोजाना पैदल चलता है क्या? नहीं। संघर्ष है, संघर्ष है। संघर्ष ये है। सिंपल, बिजी इजी नहीं है, सरल है, आसान नहीं है। सलाहकार क्या करता है? आपको रोजाना मॉर्निंग वॉक करवाता है, वो आके दरवाजा नॉक करता है, अरे उठो, चलो मॉर्निंग वॉक पे। तब आपको अच्छी हेल्थ मिलती है। एडवाइजर आपको कहता है अभी आपको निवेशित रहना है, अभी आपको निवेश बढ़ाना है, अभी आपको निवेश कम करना है। वो आपको रोजाना ध्यान रखता है, तब आप 15 साल पूरा करते हैं। और जब आप 15 साल की यात्रा पूरी करते हैं तो वेल्थ पाते हैं और करोड़पति बनते हैं। इसलिए आपको सलाहकार की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहा, और आपने जिस तरह से स्टोरीज के अंदर बताया, मजा आया उसके अंदर। और एक थैंक यू। व्यूअर से, हमारे व्यूअर्स से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे, अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो वो चाहते हैं कि हम एड्रेस करें, तो वो हमारे हम्म। कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि नेक्स्ट टाइम हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं और उनको उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दें। मुक्ता जी, मुझे भी अच्छा लगता है आपके इस प्रयास को लेके, आपकी इस मेहनत को लेके कि आप एक अच्छा काम कर रही हैं और मुझे इस बात के लिए अवसर देती हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और प्रज्ञा का बहुत बहुत शुक्रिया।